नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित दो पाठों की चर्चा करेंगे। इसमें पहला पाठ है आत्म परिचय और दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सीधे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को पकड़ते हैं और हाँ, चलिए तो प्रमुख रचनाएं देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। पहले तो हमें याद रखना है कि जब परिचय देते हैं तो वो जीवन परिचय नहीं होता, वो साहित्यिक परिचय होता है। और साहित्यिक परिचय के लिए दो तीन बिंदु प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं, उन बिंदुओं को अंतर्गत देना होता है। इसमें मुख्य रूप से भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, प्रमुख दो रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जितना पूछा जाए हमें लिमिटेशन में लिखना है। जब हम लिटरेचर में लिख रहे होते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम ओवर राइटिंग से बचें, क्योंकि इसमें लिखने की एक शब्द सीमा होती है। शब्द सीमा के अंतर्गत ही हमें लिखना होता है। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला लिख सकते हैं। भाव पक्ष में देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के सहज भाव व्यक्ति में संसार के प्रति उनके विचार खुलकर प्रदर्शित होते हैं। उन्होंने जग की हकीकत और अपूर्णता को अपनी रचनाओं के माध्यम से खुलकर स्पष्ट किया है। जब हम उनकी एक दो रचनाएं पढ़ते हैं तो उसी के आधार पर इस चीज को हम प्रेक्षित कर सकते हैं कि उन्होंने दुनिया की हकीकत और अपूर्णता क्यों है कि संसार में प्रेम की कमी है, वो ऐसा मानते हैं। बच्चन जी ने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय छायावादोत्तर गीति काव्य की प्रतिनिधि कवि के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय, वक्रता क्या होती है? वक्रता वक्र शब्द से बनी है। वक्र होती है कोई भी आकृति जो इस तरह की होती है, टेढ़ी मेढ़ी, फिक्स नहीं होती है, उसको हम वक्रता कहते हैं। ठीक है ना। छायावाद का लक्षण था कि उसकी जो रचनाएं होती थी वो वक्रतापूर्ण होती थी, अर्थात उनमें लिखा कुछ रहता था, कहने का अर्थ कुछ और होता था। ये वक्रता वाली बात होती है। लेकिन उन्होंने सीधी सादी सरल जीवन शैली में लिखने का प्रयास किया है। संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही है। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम का मस्तानापन आपकी प्रारंभिक कविताओं में अद्भुत अर्थ विस्तार प्राप्त करता है। आपकी मध्ययुगीन कवि थे उमर खय्याम जी। और बच्चन जी की जो कविताएं हैं वो मुख्य रूप से ऐसी कविताएं हैं जो मस्ती भरी कई सारी हैं, जिनमें के मस्तानापन प्रदर्शित होता है। दुनिया से, दुनियादारी से कोई बहुत मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त हैं, ऐसी चीज, ऐसी बातें प्रदर्शित होती हैं। तो उमर खय्याम जी थे, उनका भी मस्तानापन जो होता है आपकी कविताओं में अद्भुत रूप से अर्थ विस्तार पाता है, अर्थात बहुत प्रासंगिक है। यहाँ पर आपने अपनी रचनाओं में दुनिया से द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। आपकी रचनाएं भावानुकूल और सहज हैं। द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को लिखने के पीछे उद्देश्य है कि दुनिया के प्रति आंतरिक रूप से प्रेम तो है, लेकिन दुनिया के प्रति आक्रोश भी है। दुनिया की पूर्णता से वो को पसंद भी नहीं करते हैं। तो भाव पक्ष में कौन कौन से इमोशंस को, कौन कौन सी भावनाओं को उकेरने का प्रयास किया गया है कवि के द्वारा, उन पर हमें विशेष रूप से प्रकाश डालना होता है। कला पक्ष में हम कविता के उपकरणों को मेंशन करते हैं। कविता के भी टूल्स होते हैं, जिस प्रकार से हमारे फिजिकल टूल्स होते हैं, उसी प्रकार कविता के जो उपकरण होते हैं वो अलंकार, रस, छंद और शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये सब होते हैं। कौन से शब्द उपयोग किए हैं, इन सबको मेंशन करना होता है। अपनी रचनाओं में छंद, सटीकता, व्याकरण सम्मत रचना रखने का विशेष ख्याल रखा है। विरोधाभास अलंकार तो बहुत जगह हम देख सकते हैं ना, मैंने जरोदन में राग ली फिरता हूँ फिर भी जीवन में, यहाँ तो नहीं विरोधाभास अलंकार, फिर भी कई जगह लिए हमें देखने को मिलता है हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं में। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, उदाहरण हम कहीं ले सकते हैं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो विरोधाभास अलंकार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम जाएंगे, और विरोधाभास अलंकार उन्मादों में अवसाद, ठीक है ना, शीतलवाणी में आग, इन सब जगह विरोधाभास अलंकार है। और आत्मकथात्मक शैली को वरीयता दी है। जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजलि यानी कि मधुरम शैली के कारण निरंतर पठनी बनी हुई है। अभिधा शब्द शक्ति आपकी रचनाओं के स्तर पर काफी प्रासंगिक है। अभिधा शब्द शक्ति क्योंकि उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी और जीवन शैली में अपनी भाषा को लिखने का प्रयास किया है। तो वही अभिधा शब्द शक्ति से भी संदर्भित या संबंधित बात है। ठीक है ना। तो अभिधा शब्द शक्ति को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपने खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग और गूढ़ तत्सम शब्दों, जैसे कि भवसागर, भवमोजों पर मस्त भाव करता हूँ, ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से जिसके तस लिए जाते हैं, और तद्भव होते हैं जिनको हिंदी के परिवर्तित रूप मिल जाता है। ठीक है ना। साहित्य में स्थल जब लिखते हैं तो हालावादी दर्शन, छायावादोत्तर गीत काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में आपने हिंदी साहित्य जगत को सदैव आलोकित किया है। आप विशाल पाठक वर्ग के लिए प्रेरणा के पुंज हैं। हिंदी जगत आपके अमूल्य योगदान के लिए आपका रेडी रहेगा।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी कवि का परिचय लिखते हैं तो आप कॉमन सा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विशेषता होती है, उन्हें मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे हालावादी दर्शन के छायावादोत्तर गीति काव्य के प्रतिनिधि कवि थे, उसी प्रकार जैनेन्द्र कुमार जिन्हें आधुनिक युग का प्रेमचंद कहा जाता है, और उसी प्रकार जैसे प्रेमचंद जी थे उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता था। किसी न किसी की विशेषताएं होती है, उनको मेंशन करना आवश्यक होता है। इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। की पॉइंट्स हैं, प्रस्तुत पाठ में 2 अध्याय शामिल हैं, आत्म परिचय और जल्दी जल्दी ढलता है। हरवंश राय बच्चन ने इन कविताओं में अधिकतर जगह विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है, जैसे कि शीतल वाणी, आज आग निजरोधन में राग। बच्चन जी इस संसार को अपूर्ण बताते हैं। उनका मानना है कि संसार में प्रेम की कमी है और इसी कमी की वजह से संसार अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं है। बच्चन पहली कविता में स्वयं को दुनिया का अलबेला सा दीवाना बताते हैं और कहते हैं कि उनके हृदय में तो प्रेम है, परंतु संसार की प्रतिवास्तविकता उनके शब्दों में है और उनके शब्दों में आक्रोश भी है। दूसरी कविता में बच्चन जी बताते हैं कि जीवन रूपी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, सबकी मंजिल अलग अलग हो सकती है, उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कहीं देर न हो जाए। यह विचार अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने का विचार पथिक को मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए आतुर करता है। और दिन का पंथी अर्थात सूर्य, दिन का पंथी कौन होता है? सूर्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। दिन का पंथी अर्थात सूर्य भी इसीलिए जल्दी जल्दी चलता है। चिड़िया की अपने बच्चों से मिलने की, उन्हें दाना पानी देने की प्रत्याशा उनके पंखों में चंचलता भर देती है। दूसरी ओर बच्चन जी कहते हैं कि जिनके अंदर नकारात्मकता के भाव हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनसे मिलने को आखिर कौन व्याकुल है, उनके मन का यह भाव उनके पैरों को शिथिल कर देता है, अर्थात उनकी चाल को कम कर देता है और उनके हृदय में पीड़ा भर देता है। और समय तो परिवर्तनशील है, परंतु नकारात्मक भावों से भरा हुआ व्यक्ति ठहराव का सामना करता है, अर्थात रुकावट का सामना करता है, इससे उसे कष्टकारी अनुभवों और अरोचकता अर्थात अनइंटरेस्टिंग इंटरेस्ट नहीं आता है, मजा नहीं आता किसी चीज में, उसका अनुभव करना पड़ता है। और मतलब है कि यदि हमारे सामने कोई मंजिल होगी तो हमारे पैरों की चंचलता होगी और गति तेज होगी, जिससे मस्ती से कोई मंजिल की ओर बढ़ेंगे। और अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो हम नकारात्मकता से घिर जाएंगे, अर्थात किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। यह आलंबन या विषय हमारा लक्ष्य हो सकता है, यानी कि हमें अगर किसी से मिलने की, किसी लक्ष्य की आतुरता होती है, किसी के लिए हम व्याकुल होते हैं, या हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है, तो हमारे प्रयास जो होते हैं वो तेजी से होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं, हमारे कदम होते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कोई मंजिल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वहीं रुकावट पैदा हो जाती है, ठीक है ना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इसमें व्याख्या करने के लिए आती है, तो सबसे पहले संदर्भ में आपको डालना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की पाठ आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता हरवंश राय बच्चन जी। प्रसंग में लिख सकते हैं हरवंश राय बच्चन जी अपनी व्यक्तित्व विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं या बताते हैं इन पंक्तियों में, ठीक है ना। इसके बाद व्याख्या लिखते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं संसार का और जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात बोझ लिए फिरता हूँ। इसका अर्थ हुआ कि कभी कहते हैं कि यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं का और दुनियादारी का भार है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति सचेत हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रेम की अनुभूति है, प्रेम के भाव हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाला यंत्र लिए फिरता हूँ जिसमें सांसों के रूपी 2 तार लगे हैं और उनको किसी ने छू करके झंकृत कर दिया है, अर्थात कंपन सा उनमें होने लगा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा को पिया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, यह संसार उनके उपमान देता है, उनकी प्रतिष्ठाएं देता है, उनको प्रतिष्ठा प्रदान करता है जो इस संसार की गाते हैं, अर्थात संसार से उन्हें बहुत ज्यादा मतलब होता है। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मुझे अपनी मस्ती में मस्त रहना पसंद है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में देख सकते हैं, मैं अपने हृदय के उद्गार अर्थात अपने हृदय के क्रोध के भाव और लिए फिरता हूँ, मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम भी है, वो प्रेम रूपी उपहार भी उनके हृदय में है। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये अपूर्ण संसार हरवंश राय बच्चन जी को पसंद नहीं है। ये अपूर्ण क्यों है? क्योंकि संसार में प्रेम की कमी है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए हरवंश राय बच्चन जी अपने सपनों में एक अलग संसार को बुनते हैं, संजोते हैं और उस संसार को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, अपने हृदय में एक अग्नि जलाते हैं जिसमें वो जलते रहते हैं। वो अग्नि प्रेम की अग्नि है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख और दुख दोनों में हरवंश
हरिवंश राय बच्चन जी मग्न रहते, मस्त रहते हैं। वो सुख दुख से निरपेक्ष होकर के, चाहे परिस्थितियां सुख वाली हों या दुख वाली हों, दोनों में मग्न है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये दुनिया है, दुनिया के ज्ञानी लोग हैं तमाम तरह के, वो भव सागर अर्थात इस संसार जीवन मृत्यु रूपी चक्र को पार करने के लिए, जीवन रूपी चक्र से मुक्ति के लिए नाव अर्थात तमाम तरह के साधन बनाता है। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त भाग करता हूँ, अपने स्वप्निल संसार में मैं मस्त हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन अर्थात जवानी, उन्माद का अर्थ होता है क्रांतिकारी परिवर्तन के जो विचार और क्रांतिकारी परिवर्तन की जो ज्वाला होती है, अंदर से उठती है। वो हो सकती है कि सकारात्मक हो सकती है नकारात्मक हो। लेकिन अवसाद का अर्थ होता है कुछ बुरी लतें। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं उन्मादों में मैं अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी किसी की याद करते हैं जो अक्सर उनको बाहर से हंसाती है, लेकिन वो यादें भीतर से बहुत रुलाती हैं। अर्थात वो किसी ऐसे व्यक्ति की याद लिए फिरते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने हृदय में बसाए हुए हैं जो उसको सुख और दुख दोनों देती हैं। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उन्हीं की पीड़ा से उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। करियत न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। सब लोग प्रयत्न करके, प्रयास करके समाप्त हो गए और प्रयास भी खत्म हो गए उनके और लोग भी खत्म हो गए, लेकिन क्या सत्य ये जान पाया है किसी ने संसार का सत्य? नादान वही है हाय जहां पर दाना। जहां पर ज्ञानी लोग हैं, दाना का अर्थ है ज्ञानी, वहीं पर नादान भी हैं, वहीं पर अज्ञानी भी हैं, अर्थात वहीं पर मूर्ख भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, फिर क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, जो इस भ्रम वाले संसार से भी सीख रहा है? मैं सीख रहा हूँ सीख अज्ञान भुलाना। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं संसार से जो अभिग्रहित कर लिया है, जो ले लिया है, जो सीख लिया है, मैं उसे भी भुलाना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि 3 बार और शब्द का प्रयोग किया गया है और तीनों में अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना। मैं कुछ और हूँ, संसार कुछ और है, और मेरा और संसार का कहाँ का नाता है। मैं बना बना कितने जग रोग मिटाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। पीछे लिखा था ना, मैं अपने सपनों का मैं नया नया संसार रोज बनाता हूँ, मिटाता हूँ। तो मेरा और संसार का कोई रिश्ता नाता नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, धन संपदा वैभव और समृद्धियां जिस पृथ्वी पर यह संसार जोड़ता है, मैं प्रत्येक कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अर्थात मैं इस वैभव धन संपदा पर नहीं मरता हूँ, मैं इस वैभव धन संपदा समृद्धि यश कीर्ति को ठुकराता हूँ और मैं अपने सपनों के प्रेम रूपी संसार में मग्न हूँ, मस्त हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं अपने क्रंदन के स्वरों में, मैं अपनी पीड़ा में भी राग लिए फिरता हूँ। राग का अर्थ होता है जब कोई संगीतकार राग अलापता है, अर्थात बहुत धुन से गाता है। मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ। गेयता यानी कि धुन लिए फिरते हैं अपनी, और रुदन यानी कि पीड़ाकारी जो कविताएं हैं, रचनाएं, उनमें भी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी तो शीतल है, कवि कहता है, अर्थात मेरा लहजा तो नर्म है, लेकिन मेरे शब्दों में आक्रोश है, मेरे शब्दों में आग है, मेरे शब्दों में वास्तविकता को बयां करने की क्षमता है और दक्षता है, ठीक है ना। और जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर राजाओं के महल भी निछावर हों, जिसमें वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं ऐसे खंडर का भाग लिए फिरता हूँ जिस पर राजाओं के महल और राजाओं की धन संपत्तियां निछावर हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, तुम इसको गाना कह रहे हो। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मेरे अंदर के क्रंदन भरे स्वर प्रस्फुटित हुए, तुम इसको छंद बनाने की संज्ञा देते हो। वो अपने पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, ये संसार मुझे कभी क्यों कहे, अर्थात कभी ना कहे। मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दुनिया का एक अलग सा दीवाना हूं, पागल हूं। मैं दुनिया का एक दीवानगी मेरे अंदर है, ठीक है ना। मैं दीवानों सा वेश ले फिरता हूं। मैं मस्तानगी और दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे अंदर दीवानापन है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं मादकता अर्थात नशा, निःशेष अर्थात पूरी तरह से भरा हुआ, बिल्कुल भी शेष नहीं, मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। वो मादकता प्रेम की मादकता है, वो नशा प्रेम का नशा है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर मस्ती का कैसा संदेश है जिसको सुनकर के संसार प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और वो संदेश अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं दुनिया को देता हूँ। अगला पाठ है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, ये मंजिल भी तो है दूर नहीं। जीवन रूपी पथ में कहीं रात ना हो जाए, अंधेरा ना छा जाए, और मंजिल भी हमारी बहुत दूर नहीं है। यह सोच
कर थका हुआ दिन का पंथी अर्थात सूर्य भी जल्दी जल्दी चलता है, बहुत जल्दी जल्दी राउंड करता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि समय परिवर्तनशील है और वो दिन ढलता रहता है अर्थात समय बदलता रहता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया के बच्चे जो होते हैं आशा में होते हैं और घोंसलों से झांकते हैं। नीड़ों का अर्थ है घोंसलों से झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे माता पिता जो है दाना पानी लेकर के उनके लिए आते होंगे। यह ध्यान परों में जब ध्यान ये करती है वो चिड़िया, तो उसके पंख में कितनी चंचल तेजी भर देता है और वो फर्राटे से उड़ान मार करके जाती है अपने बच्चों की तरफ। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ, किसके हित चंचल। दूसरी ओर कहता है हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। वो अपनी एकांकी प्रवृत्ति यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, आखिर कौन मुझसे मिलने को व्याकुल है, मैं किसके लिए इतना चंचल हो जाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न जब मन में आता है तो हमारे पैरों को शिथिल कर देता है, एकदम से बांध सा देता है और भरता और में विफलता है और हृदय में स्तब्धता सा भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता, समय तो परिवर्तनशील है, लेकिन हमारे अंदर जब कोई हमारे अंदर नकारात्मकता होती है, हमारे अंदर एक भाव होता है कि मुझे क्यों इतनी तेजी करनी है, तो अक्सर हमारे हृदय में स्तब्धता भर जाती है और हमारे पैर जो होते हैं वो शिथिल से हो जाते हैं, अर्थात हमारी जो गति होती है वो थम सी जाती है। ठीक है ना, इसलिए विशेष रूप से इस चीज पर भी ध्यान दिया गया है कि हमारे सामने अगर कोई लक्ष्य होगा, हमारे सामने मंजिल होगी, हमारे सामने किसी से मिलने का, किसी लक्ष्य को आत्मसात करने की जो आतुरता होगी, व्याकुलता होगी, व्यग्रता होगी, तो हम बहुत जल्दी चलेंगे, हमारे प्रयासों के पगों की गति तेज होगी और अन्यथा की स्थिति में हमारे अंदर नकारात्मकता भरी होगी और उस नकारात्मकता से हम भर जाएंगे, हमारा हृदय स्तब्ध हो जाएगा और हमारे पैर जो हैं, हमारे पग जो है, हमारे प्रयासों की पगों में जो है एक बंधन सा लग जाएगा। इसलिए ये कहने का प्रयास किया गया है कि हमें किसी न किसी मंजिल की तरफ सदैव देखना चाहिए। और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने तीसरी अगर स्टैंजा में देखें तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस को भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर, प्रश्नोत्तर देखते हैं इंपोर्टेंट से। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों अर्थात घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता जल्द ही उनके लिए दाना पानी लेकर आते होंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। अर्थात चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता के स्नेहिल स्पर्श की प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इतना लिख देंगे, नॉर्मली आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय है कि कभी हरिवंश राय बच्चन जी का लहजा तो नर्म है, आंतरिक रूप से उनके अंदर संसार के प्रति स्नेह के अर्थात प्रेम के भाव हैं, परंतु उनके शब्दों में आक्रोश और संसार की वास्तविकता है, अर्थात वे अपने नर्म और सहज तरीके से भी आक्रोश के आग को प्रस्फुटित करने की क्षमता या दक्षता रखते हैं। जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से बच्चन जी कहना चाहते हैं कि जहां पर चतुर और ज्ञानी लोग रहते हैं वहीं पर मूर्ख और अज्ञानी भी रहते हैं। दाना का अर्थ ज्ञानी और नादान का अर्थ मूर्ख से है। मूर्ख लोगों को ही झांसा देकर या फंसाकर जहां चतुर लोग अपना काम निकालते हैं, अर्थात यदि मूर्ख न हो तो चतुर लोगों का अस्तित्व संभव नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी इस संसार की इस विडंबना से त्रस्त हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं और जगह और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। 3 बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ये विशेषता होती है यमक अलंकार की। पहले और में कभी स्वयं को आत्म आदमी से अलग बताता है, अर्थात संसार के और लोग हैं उनसे अलग बताता है। मैं कुछ और हूँ, संसार कुछ और है, संसार के लोग कुछ और हैं। दूसरे और के प्रयोग से संसार की विशेषता को बताया जाता है। मैं कुछ और हूँ पहले में कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि संसार कुछ और है, जग और कहाँ का नाता। तीसरे और में कह रहा है जग और कहाँ का नाता। ठीक है ना। हाँ, और तीसरे और के प्रयोग से संसार और कवि में किसी तरह के संबंध नहीं हो दर्शाने के लिए कहा गया है कि मेरा और संसार का कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद अगला चलते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इससे पता चलता है गेयता का। बार बार किसी चीज की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी होती है, बार बार प्रयोग किया जाता है तो गेयता आ जाती है वहां, यानी कि धुन आ जाती है गाने की। ठीक है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बार बार कोई चीज आती है तो वो यानी कि वो गाना टाइप का बन जाता है, इसे गेयता कहते हैं। और इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि जीवन की घड़ियां बहुत जल्दी बीतती जाती हैं, अतः लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में देरी मत करो। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गतिशील एवं परिवर्तनशील है, या किसी के रोके नहीं रुकता, अतः लक्ष्य प्राप्ति में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज वीडियो पर कैसे आ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए वो करिए। ठीक है, तो मैं आपको
विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोशिश करता रहूंगा कि जैसे जितना कुछ अच्छा मेरे से हो सकता है मैं करूंगा। तो आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।